कल हमने इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज स्टार्ट करे थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, दैट वी स्टडीड। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा रिएक्शन करवा देगा विच इज़ अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अपने आप नहीं होता वो क्यों हुआ? जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो इसके लिए हम एक सेल यूज़ करते हैं और उसमें 2 रॉड्स लगाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इसमें हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है तो हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे। और जो रॉड हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं, एंड द रॉड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज़ कॉल्ड एनोड। एंड यहाँ पे बीच में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल पढ़ी थी मोल्टन NaCl की, तो इसमें क्या होगा? मोल्टन है तो इसमें आयंस होंगे, Na+ का और Cl नेगेटिव, दोनों तरीके के आयंस यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये कौन से आयन को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वालों को करेगा। पॉजिटिव वालों को अपन क्या नाम देते हैं? कैटायन का। तो कैथोड पे कौन चला जाएगा? कैटायन जाते हैं। याद कैसे रख सकते हैं? दोनों में C आता है। तो कैथोड पे होता क्या है तुमको मालूम है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो याद रखने के लिए भी हमें ट्रिक आती है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। किसका गेन? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं रॉड से, Na+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिए एंड सोडियम न्यूट्रल में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो ये वाला बेटा जो रिएक्शन है ये अपने आप नहीं हुआ, अदरवाइज इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको किसने करवाया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने करवाया। क्योंकि तुमको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश हैं, गेन तो बहुत औखे करते हैं वो। तो क्यों गेन कर पाया वो? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी। एंड एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे एनायन जाएंगे, लाइक इन दिस केस एनायन इज क्लोराइड आयन। Why they are moving towards anode? Because anode is connected to the positive and उस पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एंड बिकॉज क्लोरीन एटम इज नॉट स्टेबल, सो एटम कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो हमको कोई पूछे, ऐसे हमको क्वेश्चंस आएंगे कि प्रोडक्ट बताइए इलेक्ट्रोलिसिस का। प्रोडक्ट ऑफ मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमको बताना पड़ेगा कि मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या बना। तो सारा रिएक्शन करके हम एंड में क्या लिखेंगे कि सोडियम बनता है कैथोड पे, प्रोडक्ट क्या है? सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड। ये ऐसे करके हमने आंसर्स देने हैं। अभी तो हमने सिर्फ मोल्टन NaCl का ही सीखा है, कोई भी हमको वो दे सकता है इलेक्ट्रोलाइट, लाइक एक्वस NaCl भी हो सकता है, उसमें थोड़े चेंजेस होंगे, वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगी सारा। एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग electrical energy through it and the subsequent deposition of the products at the respective electrodes। एंड इसके बाद हमने इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखा था इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Faraday's laws of electrolysis. Two laws are there and we studied yesterday the first law. Now what was the statement of the first law? क्या था बता सकता है कोई? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे, जैसे कैथोड की बात करें, यहाँ पे कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ है? सोडियम। एनोड पे भी लगेगा, कैथोड पे, किसी पे भी। तो वो बताता है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज that is circulated through the electrolyte, or you can say charge transferred through the circuit। इस सर्किट में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट होंगी।
उतना मास, कितने ग्राम सोडियम मिला, कितने ग्राम क्लोरीन मिली, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट। तो कांस्टेंट अपन ने Z लगाया था। पिया Z का क्या नाम होता है बेटा? Z is a constant called electrochemical equivalent of electrolyte, and charge is equal to current into time. So if we put that here, what we will get is this. Now how we can define our Z? If you take current 1 ampere time 1 second, it means the mass deposited will automatically be equal to electrochemical equivalent. अच्छा, एक इसका फॉर्मूला ड्राइव कराया था। भाई तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो मुझे? हाँ हरगुन, इसका फॉर्मूला क्या था Z का? यस्टरडे वी ड्राइव ना। मैम खुद ही बोल देंगे, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, इक्विवेलेंट मास अपॉन n नहीं बेटा जशन, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था और इसके न्यूमेरिकल्स अपन ने किए थे। अब और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, 2-3 एनसीईआरटी के लूंगी मैं, एक एक्स्ट्रा। चलो लिखो जरा क्वेश्चन। द न्यूमेरिकल इज, आज थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पे स्ट्रेस रहेगा। सिल्वर इज इलेक्ट्रो deposited on a vessel of surface area। ये बोर्ड में तुमको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जैसा मैं अभी करवा रही हूँ। बाय पासिंग अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 3 hours, calculate the thickness of silver deposited given that density of silver is 10.47 ग्राम पर cc। यस, ये न्यूमेरिकल है। क्या करते होते हैं आपका, सबसे पहले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, डाटा बनाना होता है। डाटा का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमको दे रखी हैं वो लिख लो और जो पूछी हैं उसको लिख लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन समझो बेटा। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, इसका क्या मतलब है, ऑन अ वेसल। कोई वेसल था, जैसे तुमने सुना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेटा एक फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की ना, एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जैसे तुमने सुना होगा कई बार किसी एक और मेटल के ऊपर डिपोजिशन कर देते हैं, परत चढ़ाई होती है जैसे, है ना, कैसे बोलते हैं चांदी की परत चढ़ी है, गोल्ड की परत चढ़ी है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है। तो कहता कोई वेसल था, कोई बर्तन था, उस पर सिल्वर की प्लेटिंग कर दी, सिल्वर चढ़ा दिया, उसकी एक लेयर चढ़ा दी उसके ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, गैल्वेनाइजेशन तो पर्टिकुलरली करोजन रोकने के लिए होता है, बट प्रोसेस सेम ही है। उसमें जिंक का कोटिंग करते हैं, उसमें जो प्रोसेस यूज होती है, बिल्कुल ठीक बताया निखिलेश ने, वो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से ही होता है। तो इसमें वेसल के ऊपर सिल्वर की जो है कोटिंग कर रखी है, समझ गए। और वो कहता है वेसल का जो सरफेस एरिया था, जैसे कोई बर्तन है, मान लो कोई प्लेट है, उसका सरफेस एरिया दिया है, एरिया का मैं ए लिख लेती हूँ, कितना एरिया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारे पास वेसल थी, और करंट अपन ने पास किया 0.2 एम्पियर का, 3 घंटे पास करते रहे। ठीक है, वो बोलता है क्या, थिकनेस निकालो सिल्वर की। समझ रहे हो, थिकनेस मतलब ये जो परत चढ़ी, इसके ऊपर लेयर चढ़ी, उसकी मोटाई कितनी होगी।
अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रही, मान लो मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में व्यू करने की कोशिश करूँ। इसकी तुमने यहाँ पे परत चढ़ा दी हो, कितनी मोटी लेयर है वो पूछ रहा है। थिकनेस ऐसे लिख लो। क्वेश्चन समझे? बताओ, थिकनेस समझ में आया? और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी सिल्वर की इतनी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। एनी आइडियाज? तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है तो बताओ। क्या क्वेश्चन है? एक कोई वेसल है, प्लेट है मान लो, उसके ऊपर सिल्वर चढ़ाना है, उसकी लेयर चढ़ानी है। वो प्लेट का एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया, और कितनी मोटी सिल्वर की लेयर चढ़ेगी, वो मोटाई थिकनेस निकालनी है तुमको। 3 घंटे के लिए करंट पास किया और 0.2 एम्पियर का करंट था। अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कितना सिल्वर का मास कितना चढ़ा ऊपर? ये बता सकते हो? दिमाग लगा के बताइए कैसे करेंगे ये। उस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये बताओ मुझे। मैम वो Z/I/T वाला फैराडे लॉ फॉर्मूला। लगा लो ना, फर्स्ट लॉ लगा लो। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? W = Z/I/T। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू करंट इनटू टाइम। अगले पेज पे चलना पड़ेगा मुझे। Z का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, ठीक है। सिल्वर के केस में बेटा, सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट का जनरल फार्मूला ये होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था तुमको। सिल्वर का मोलर मास 108 है। एग्जैक्टली इन्ना हुंदा है, अप्रोक्सीमेट करके 108 लेंदे ਆਪਾਂ, because valency is 1 so n factor is 1, so equivalent weight of silver is 108, so 108 upon 96500 is add हो गया। let me put its value, and I कितना था? 0.2। कितने टाइम के लिए पास करा है? आवर्स ही लिख दूं क्या? हाँ, इतने मिनट इतने सेकंड, तो ये आ जाएगा कि कितना टोटल सिल्वर का मास हमारी प्लेट पे चढ़ा, हमारे वेसल पे चढ़ा। यहाँ तक समझ में आ गया तुमको? लेट इट बी एक्स, इसका आंसर तुम निकाल लेना। एक्स ग्राम सिल्वर मान लो डिपॉजिट हुआ। अब वो क्या पूछ रहे हैं? मास तो आ गया हमको, तो ये जानना था कि प्लेट के ऊपर कितनी मोटी उसकी लेयर है। तो कैसे करें भाई? अच्छा, क्या तुम ये समझते हो? इतना तो मैथ पढ़ के आए होगे 10th तक। एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होगा। बताओ, इतना तो जानते हो ना किसी चीज का? एरिया इंटू उसकी थिकनेस वॉल्यूम होता है। प्लीज रिप्लाई मी यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो इसको यहाँ पे देखो डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम निकालना है हमको, मास बाय डेंसिटी। किसका मास? सिल्वर का। कितना सिल्वर का मास ऊपर तुमने उसकी परत जो चढ़ाई थी उसमें कितना सिल्वर ऊपर चढ़ा? x ग्राम। डेंसिटी कितनी थी सिल्वर की? दे रखी है 10.47। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा सिल्वर का। समझे? अब सॉल्व कर लेना। लेट इट बी y। अब वॉल्यूम तुमने मुझे खुद बताया कि मैम वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। क्या होता है वॉल्यूम? एरिया इंटू थिकनेस। तो थिकनेस अपन को निकालनी है ना। तो क्या वो y अपॉन एरिया नहीं बन जाएगा? आंसर आ गया। क्या बोलते हो? यस मैम। देखो एक बार दोबारा, क्वेश्चन क्या था? वेसल के ऊपर सिल्वर चढ़ा रखा है, वो सिल्वर कितना मोटा उसका लेयर है वो पूछ रहा है। एरिया दिया हुआ है, बाकी सारा दिया हुआ है। तो मैंने फैराडे लॉ लगा के कितना सिल्वर चढ़ा, कितना ग्राम चढ़ाया ऊपर, वो निकाल लिया, ठीक है। अब Z तुमको पता है, इक्विवेलेंट वेट। तो ये याद रखना बेटा, सॉल्यूशन में अपन ने किया था n फैक्टर वैलेंसी लेके चलनी है। यहाँ पे सिल्वर की 1 होती है तो सेम आ गया, W की वैल्यू आ गई। अब मास आ गया मेरे पास, कितना सिल्वर चढ़ा, उससे मेरे पास डेंसिटी दी हुई है तो वॉल्यूम आ जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ एरिया इंटू थिकनेस होता है। एरिया पता है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेसल था और उसकी थिकनेस आ जाएगी। यस, हरगुन, पिया, अक्षित, निखिलेश, पीयूष, सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जशन निकाल लिया? हाँ बेटा, इतना ही आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा, ये मैक्सिमम है। ठीक है, निखिलेश कहाँ पे डाउट है बेटा, बताओ, मैं अभी बता देती हूँ। देखो, वेसल है, वेसल तो समझते हो ना, घर में बर्तन होते हैं। प्लेट है, मान लो ऐसी चौरस सी प्लेट थी, उसके ऊपर मैंने सिल्वर चढ़ाया, सिल्वर की प्लेटिंग की है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जब सिल्वर की प्लेटिंग कर दी बेटा, उसकी कोई वो बनेगी ना थिकनेस, जिसको मतलब ऊंचाई के जैसे समझो कि कितनी मोटी लेयर उसके ऊपर चढ़ी है, वो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, फैराडे लॉ लगाया और हमने ये निकाल लिया कि कितना सिल्वर का मास हमने डिपॉजिट किया। Z इंटू आई इंटू टी से करंट दे रखा है, कितने टाइम के लिए करंट पास किया वो दे रखा है, Z हमको पता है। तो मेरे पास मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट आ गया, इतना ठीक है। अब मास आ गया, उसको मैंने x मान लिया। डेंसिटी दे रखी है सिल्वर की, देखो, तो उससे क्या मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकती सिल्वर का? मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम आ गया। किसका वॉल्यूम? सिल्वर का। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया दिया हुआ था, एरिया सिल्वर का उतना ही एरिया होगा ना जितना वेसल प्लेट का एरिया, इंटू थिकनेस। थिकनेस आपका कल ही निकालनी है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। ओके निखिलेश? अब मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लूंगी। ओके बेटा, लो क्वेश्चन लिखो जरा। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, 3.12 हैगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा बोर्ड च। हाउ मच चार्ज, तुम कॉपी पे लिखते हो, नोट्स में कुछ बना रहे हो क्या? बस क्लास लगाई और हो गया काम? मैम नोट्स बना रहे। हाँ, नोट्स के बिना नहीं काम सरना, इसको लाइटली लेके नहीं चलना कि हाँ रिकॉर्डिंग सुन लेंगे फिर लिख लेंगे हो जाएगा। साथ साथ नोट्स बनाया करो। सरप्राइज कॉपी तुम लोगों की मैं चेक करूंगी किसी दिन वीडियो ऑन करा के ना। वो ऑफलाइन तो देख लेती थी, अब पता नहीं चल पाता क्या करते हो क्या नहीं करते। ला बेटा देखो की क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट्स ने। दो दिन मुझे लगता है मैक्सिमम और लगेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद आप 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। लो जी, देखो पूछ क्या रहा है, हाउ मच चार्ज। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलम। कूलम। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। कहता पार्ट 1 में देखो, 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन थे, उनको एल्यूमिनियम न्यूट्रल में बदलना है। पहले ये बताओ, ये चेंज करने के लिए रिडक्शन होगी कि ऑक्सीडेशन होगी? बताओ। एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम में चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या लूज करेगा? बोलो बेटा जी। गेन करेगा। गेन करेगा। पॉजिटिव उस पर पहले ही है ना, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब उसकी क्या हुई? रिडक्शन। वो पूछ रहा है कि मान लो 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन पकड़ा दिए। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन है और उनको एल्यूमिनियम न्यूट्रल में बदलना है। तो वो पूछ रहा है कितना चार्ज दें भाई, उसको कितना चार्ज पास कराएं सर्किट में से। तो क्या हमें इससे ये चीज़ पता चलती है,
हमने ये कंसेप्ट yesterday we also discussed the same thing. If we pass 3 electron, we will get 1 atom of aluminium. And if we pass 3 mole electron, then we will get 1 mole atom. Is it fine? 3 इलेक्ट्रॉन पास करा दें आप सर्किट में, सिंपली गिनती के 3 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास 1 एटम मिल जाएगा एल्यूमिनियम का। 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे दें तो 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या 3 फैराडे नहीं होता? बोलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम, जिसको 1 फैराडे बोला था। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तुमको, इसका मतलब कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा जी? 3 फैराडे। पेपर में क्या करना, 3 फैराडे लिखाना और उसको कैलकुलेट कर देना, 3 × 96500 कूलम, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। समझ गए ये बात? सेकंड का आंसर बताओ क्या कर लिखोगे? 1 मोल कॉपर के आयंस हैं, उनकी रिडक्शन करानी है, कितना चार्ज लगेगा? बोलो बेटा जी, कितना चार्ज लगेगा? 2 फैराडे। बिल्कुल ठीक है, दैट इज इतने कूलम। बेटा बता दो, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं दोबारा बता देती हूँ। ये क्वेश्चंस काफी मतलब ऐसे कह लो कॉमन क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट निकालो, देखते हैं कौन कर पाता है। हिंट क्या है? इस आयन का नाम तुमको याद होगा, परमैंगनेट आयन बोलते हैं इसको। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो? परमैंगनेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है कि नहीं आता? यस मैम आता है। O पे -2 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज -1 है, तो X की वैल्यू +7 आ गई। पर मैंगनेट आयन में मैंगनीज +7 में है, हमको उसको +2 में बदलना है। +7 में से +2 में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खिलाओगे इसे? 5 देखो +7 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो ही 2 बचेगा, तो आंसर आया 5 फैराडे। मतलब 5 × इतने कूलम चार्ज देना पड़ेगा। इज इट फाइन? 3 फैराडे, 2 फैराडे, 5 फैराडे। चलो और क्वेश्चन कराती हूँ। न्यूमेरिकल्स चलेंगे आज 3.13 एनसीईआरटी का है। अब तुम बोल नहीं रहे, सो आई अज्यूम कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। यू आर मैच्योर इनफ कि नहीं पता लग रहा, देन यू नीड टू आस्क मी, आई विल रिपीट। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार कर लेना, हर कोई कंपटीशन भी क्रैक हो जाएगा, बोर्ड में भी पूरे नंबर आएंगे, गारंटी मेरी है, प्रोवाइडेड तुम हर क्वेश्चन को 2-2 बार एटलीस्ट कर लो। आई ट्राई कि 90% से ज़्यादा तो मैं क्लास में तुमको करा देती हूँ सॉल्व। तभी हमको हर चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम एक एक चीज़ अच्छे से करते हैं, बट फ़ायदा तभी है कि तुम लोग उसको थोड़ा टाइम भी दो सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे, मतलब चार्ज ही निकालना है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एयर। अब देखो, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो उसमें कैल्शियम के आयन बनेंगे, इतना तो पक्का है।
अब कैल्शियम के आयन कैथोड पे जाएंगे क्या एनोड पे? बोलो। जब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, वही दिमाग में लाया करो जब मैं पूछती हूँ। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाली को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव वाली को एनोड बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम के आयंस घूम रहे हैं और क्लोरीन के। हमको क्लोरीन से तो लेना देना नहीं, इसमें कैल्शियम के आयंस वो बोल रहा है कैल्शियम निकालना है, तो कैल्शियम के आयंस बीइंग पॉजिटिव वो कैथोड पे चले जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ जाके? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और वो कैल्शियम न्यूट्रल में चेंज हो जाएंगे, जो हमारी रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये फंडा है। और वो बोल रहा है कि हमको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए भाई। 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो कितना फेराडे उसको देना पड़ेगा चार्ज का? निकालो। लगाओ दिमाग, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। आई नीड 20 ग्राम कैल्शियम थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। हाउ मच चार्ज आई नीड टू पास? In terms of Faraday means you need not to change it into coulombs even. You can just give the answer in term of Faraday. No, wrong, Manya. क्रैम कर लिया तुमने, कंसेप्ट नहीं बनाया। ध्यान दो भाई दोबारा से। Yes, it will be 1 Faraday. देखो बेटा, तुमको रजे मैंने क्या सिखाया है, देखो कंसेप्ट देखो। 2 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, प्लीज फोकस। 2 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो एक एटम कैल्शियम मिलता है ना, इतनी बात तो समझ गए ना। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक एटम मिलेगा। हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन जे दोगे देन यू विल गेट 1 मोल एटम। 1 मोल एटम कैल्शियम कितना होता है? जितना उसका एटॉमिक मास है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। इसका मतलब 40 ग्राम कैल्शियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग 2 फेराडे। 40 ग्राम चाहिए तो 2 फेराडे पास करो, हमको तो 20 चाहिए, तो आधा नहीं हो जाएगा? यूनिटरी मेथड। 1 फेराडे आंसर आ गया। हाँ जी, यस मैम, समझ आ गया। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अदर पीपल? आई थिंक आप लोगों को वीडियो ऑन कर लेना चाहिए अपना, सभी को। मैम एक बार दोबारा बताना। ये रिएक्शन समझ गए? यस मैम, वो नेक्स्ट वाला। हाँ, तो फंडा ये है कि स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट से पता चलता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं ना जब आप, तो इसका यहाँ पे कितना लिखा है? पिया 1 लिखा है, तो ये 1 मोल एटम बनते हैं। 1 मोल एटम उसका किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 40 ग्राम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। 2 फेराडे तुम दोगे तो 40 ग्राम कैल्शियम निकलेगा। तुमको कितना कैल्शियम बोला उसने? 20 ग्राम कैल्शियम 20। चाहिए। यस मैम, आ गया अब आ गया, चलो गुड। अब आगे आ जाओ। 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तुमको, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है Al2O3 का। निकालो जरा। फंडे अपने पूरे सॉलिड रखो। Al2O3 में इसको मोल्टन करोगे तो कौन से आयन बनेंगे बेटा? इसमें Al+3 के आयन बनेंगे और O2 के आयन बनेंगे। अब मैं वो नहीं लिख रही कितने कितने बनेंगे, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जो तुम्हारा बीकर होगा उसमें ये वाले आयंस यहाँ पे घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं आप, है ना? तो एल्यूमिनियम क्या बोलता है वो कि 40 ग्राम 40 ग्राम हमको एल्यूमिनियम चाहिए। अब नेचुरली वो एल्यूमिनियम के आयन से मिलेगा, उसमें ऑक्साइड के आयन तो कुछ नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम के आयन कैटायन है, वो कहाँ पे भाग जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ पे जाके? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। अब इससे इसको सही से लिखना,
मतलब इसकी स्टिशियोमेट्री ठीक रखना अपना। इससे क्या पता चलता है, क्या तुमको ये नहीं पता चलता 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराएं तो 1 मोल एल्यूमिनियम मिलता है? लगता है ना, इतना बात तो पता लग गया होगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे देंगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम का बेटा होता है 27 ग्राम। इसका मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम लेने के लिए मुझे 3 फैराडे करंट चार्ज आई शुड से पास कराना पड़ेगा। If I want कि I should have 27 gram aluminium, I need to pass 3 Faraday. But how much actually we require according to the question? We require 40 gram aluminium. 40 gram aluminium acquire करने के लिए we need to pass this much Faraday. Solve it. I think ये आपका 4.44 Faraday आएगा। Solve करके देख लो। 120/27 Faraday। समझ आई बात? यस मैम। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज रिप्लाई एवरीवन। या तो चैट में रिप्लाई दे दिया करो या बोल के। तुम थोड़ा Yes. सा कोऑपरेट करो तो हम डबल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। आई वांट कि सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर करें बोर्ड में भी और जो भी तुम आगे करना चाहते हो। मैं जस्ट तुमको मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ बताती हूँ। मेरा 2014 का बैच था, पहले भी बताया, ठीक है। उसमें मुझे याद है 10-12 बच्चे थे, उन सभी के अबव 90 आए थे बोर्ड में। और एक बच्ची थी जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हूँ। वो दोनों साल वो बैच मेरे पास पड़ा था और हम लोगों ने एक ही स्ट्रेटजी बना रखी थी कि हम पूरी एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे। मतलब 90% मैं क्लास में करा देती थी। वो बच्चे मेहनती बहुत थे, पूरा मतलब एक एक चीज़ करके आते थे जो मैं काम देती थी, और प्लस क्लास नोट्स। और या कोई भी एक, जैसे कोई भी बुक है, जैसे तुम कोई भी अपनी एमटीजी ले लो या इवन तुम प्रदीप मॉडर्न, वो पूरी नहीं सॉल्व करनी, उसके जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना 1 नंबर के, उससे थोड़े कंसेप्ट ठीक हो जाते हैं। उस टाइम हमने 2 चीज़ें फॉलो अप करी थी। एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चंस, थ्योरी के लिए वो लोग मेरे नोट्स फॉलो करते थे, प्लस कोई भी जो अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस थी तो वो एक बुक, लाइक उस टाइम वो लोगों के पास प्रदीप थी तो उनके कंसेप्चुअल्स वो एक बार पढ़ के आ जाते थे। ठीक है, मेहनत करोगे, गारंटी मेरी है। बट तुम लोगों से मुझे ये चाहिए कि हाँ जी मैम जो काम देंगे बस तुम मेरे अकॉर्डिंग चलते जाओ, बाकी सारी टेंशन मेरी है। क्या कराना है, कब सिलेबस होगा, क्या कितनी रिवीजन करनी है। आई वांट कमिटमेंट कि जितना मैं दूंगी, अब तुम नंबर खुद देख लो, टेस्ट में से एवरेज कितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से देख लो। उन लोगों के हर टेस्ट में 90% के अराउंड नंबर भी आते थे। वो कोई ऐसे थोड़ी थे कि भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन दिया था, बिल्कुल नहीं। मेहनत होती है बेटा, ब्रेन सबको इक्वल सा ही होता है। ओके, एक क्वेश्चन और है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के ही देखो ये ले रही हूँ। जो मैंने शुरू में तुमको ये कराया था ये एक्स्ट्रा था, ये वाला थिकनेस वाला, ठीक है। अब तक हम रिडक्शन करते रहे, अभी एक क्वेश्चन इसने ऑक्सीडेशन का भी पूछ रखा है। ये चलो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है इसको। क्या बोल रहा है, कहता हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी जब भी बोलेगा ना चार्ज पूछ रहा है, इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल वाटर टू ऑक्सीजन। समझना जरा, 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन निकालनी है। अगले पेज पे जाना पड़ेगा। 1 मोल वाटर है, ये फिक्स है कि 1 मोल ही वाटर है, उससे जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उससे हमें नहीं लेना देना। तुम ये देखो कि 1 मोल क्या दिया, वाटर 1 मोल है। 1 मोल वाटर को लेके कितनी ऑक्सीजन बनेगी, जितनी भी बनेगी हमें उससे नहीं कुछ लेना देना। वो बोल रहा है उसके लिए
कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी सर्किट में से। अब जरा समझ लें। अब देखो बेटा, इसमें ऑक्सीजन के लिए क्या है, O2 नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। ऑक्साइड आयंस तो सुना ही होगा। अब फोकस करो, मैं तुमको बोलूँ O2 माइनस O में बदल रहा है, ये क्या लिखा है मैंने, ऑक्साइड आयन लिखा है। ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन एटम लिखा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। समझते हो इतनी बात? ये 2 लिखने का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो यहाँ पे चले जाएंगे, लूज कर देगा। अब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो, 1 मोल वाटर 1 मोल ऑक्साइड आयंस देगा। यहाँ पे H2O है ना, तो स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंग ये तो 1 मोल ऑक्साइड आयन देगा। अब इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, बट ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में तो होती नहीं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, तो ये हाफ O2 लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते तुम, क्यों? क्योंकि ये फिक्स था कि ये 1 मोल ही होगा। ये 1 मोल है तो ऑक्साइड आयंस 1 मोल ही है मेरे पास, इससे ज्यादा है नहीं। यहाँ पे 1 फिक्स है। अब यहाँ पे 1 फिक्स है, तुमको ये लिखने में कंफ्यूजन होता है, मान लो कई बच्चों को नहीं समझ, तो खाली ये लिख दो। समझ में आता है तो ये लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए उसने बोला है कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, तो वो बैलेंस करने के लिए हाफ आएगा यहाँ पे। अब तुमको देखो, ये 1 मोल रखते हो तुम, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। इस 1 मोल ऑक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन करानी है, इतनी बात पक्की है। अब ये 1 मोल ऑक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन कराने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फैराडे। तो कितना आंसर आएगा, इतने कूलम। समझ में आई बात? आंसर आ मैम ये चुका है। कैसे पूरा मैं दोबारा बता देती हूँ। पहले तो हम रिडक्शन वाली कहानी कर रहे थे, अब हम ऑक्सीडेशन वाली कहानी कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल वाटर उसने तुमको दिया है, 1 मोल वाटर है, वाटर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये बात है, ठीक है। और ये तुमको ऑक्साइड आयन देगा, ऑक्साइड आयन से ही बेटा ऑक्सीजन निकलेगा ना, इतना तो समझते हो, यस मैम। ठीक है। अब मैं इजी करने के लिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना है, फैराडे में हमको निकालना है कि कितना चार्ज पास होगा, यही बात कर रहे थे। एंड वी नो टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी नीड ऑक्साइड आयंस विच विल कम फ्रॉम वाटर। अब इससे कैसे ये प्रोड्यूस होगा, O2 माइनस से O कैसे बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मुझे एक एक स्टेप से बताओ, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया ना? यस मैम। अब ये 1 मोल होंगे, ये क्यों 1 मोल होंगे, क्योंकि देखो ना, H2O है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ना, तो 1 मोल लोगे तो 2 मोल H प्लस आयंस और 1 मोल ऑक्साइड आयंस, तो 1 मोल वाटर से 1 मोल ऑक्साइड आयंस बनेंगे, ये ठीक है। यस मैम। 1 मोल ऑक्साइड आयंस हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा, बोलो। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, आंसर आ गया। आई बात समझ में? यस मैम। बस यही पूछा है उसने, और कुछ नहीं पूछा। वो मैं अलग बात बता रही थी कि यहाँ पे O एटम लिखने की बजाय बेटर है ये लिख दो। ये नहीं समझ में आता तो चाहे एटम रहने दो, बट द पॉइंट यहाँ पे है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वही सर्किट से पास करेंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट लेती हूँ और बेटर समझ में आ जाएगा। क्या पूछा है उसने, 1 मोल फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। ध्यान दो दिया क्या है, 1 मोल फेरस दिया। FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? इतना तो जानते हो ना, इसमें Fe2+ है, इसमें Fe3+ है।
हमको 1 मोल FeO से ये बनाना है, कितना बनेगा दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ अवर इंटरेस्ट. Our point of interest is we have taken 1 mole FeO and we want कि उसमें उसके लिए हमको कितना मोल इलेक्ट्रॉन पास कराना पड़ेगा. ये पता लग गया तो फैराडे में पता लग जाएगा. क्या लगता है क्या आंसर आएगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज गेन तो बता दो. 1 इलेक्ट्रॉन. हाँ, दर्शन ने ठीक बोला, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो. बस ये 1 मोल FeO से 1 मोल फेरस आयन मिलेंगे. 1 मोल फेरस आयन, 1 मोल फेरस आयन्स जब फेरिक में बदलेंगे तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे. आंसर आ गया, खत्म कहानी. इसी के साथ तुम्हारे NCERT के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 3.12 से लेकर 3.14 तक. 3.15 हमने कल कर लिया था. और एक चीज और, अब ना NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन ये खुद से करके लाना. 3.10 कर लेना, इम्पोर्टेंट है. एक मैं कराती हूँ 3.112. ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं. देखो रिएक्शन दिया. क्या तुम लोग ये जानते हो इस साइन का नाम क्या है, ये वाले का? डाइक्रोमेट. हाँ, डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम +3 में बदल रहा है. ये रिएक्शन गिवन है. गारंटी है ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले. चाहे 1 नंबर में दे दे कि कितने फैराडे या कूलम में पूछा है, जैसे इसमें. चलो देखते हैं बेटा, देखना मत, अपना दिमाग लगाओ. ऑनेस्टली देखते हैं कोई कर पाता है इस क्वेश्चन को. करना जरा ट्राई. वही निकालना है, कूलम में 1 मोल डाइक्रोमेट आयन के लिए कितने फैराडे लगेंगे. अच्छा, पहले ये बताओ कि डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? नहीं, हाँ मैम शायद 6 आ रहा है. दर्शन, आंसर गलत है बेटा. ये देखो, पहले जो मैं पूछ रही हूँ, ये डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा. 2x + 7. अब ये मत कहना मैम हमको ये नहीं आती चीज. नहीं आती तो +1 का रिडॉक्स चैप्टर उठा के पढ़ लेना. तो हमको क्रोमियम से लेना देना सिर्फ. इसमें क्रोमियम +6 में है और वो बदल किस में रहा है, +3 में. कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3. बट, अब बट आ गया. क्यों बट लगाया मैंने? अब इसको देख के तुम बोलोगे मैम 3 फैराडे आंसर है. नहीं, ये बेटा 1 मोल था. 1 मोल डाइक्रोमेट में क्रोमियम 2, यहाँ पे Cr2 लिखा है, तो इसमें क्रोमियम +6 वाले 2 मोल मिलेंगे. क्या तुम ये बात समझते हो? यस. 1 मोल, प्लीज फोकस, 1 मोल डाइक्रोमेट आयन लोगे तो उसमें 2 मोल क्रोमियम +6 के होंगे, क्योंकि Cr2 है. जैसे पीछे मैंने H2O कराया था. 1 मोल वाटर जे होए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल ऑक्साइड आयन होंगे, 2 मोल H+ आयन होंगे. वो 2 मोल होंगे क्योंकि स्टिशियोमेट्री ये फॉर्मूला ये बताता है. तो फॉर्मूला बताता है 1 मोल लूंगी तो उसमें 2 मोल क्रोमियम +6 है. अब ये बोलते हैं 1 मोल ले लिया ये, तो बट क्रोमियम +6 तो उसमें 2 मोल है. समझ रहे हो बात मेरी? तो ये 2, देखो ऐसे करो आसान बनाने के लिए. 1 मोल की तुम रिडक्शन कराते तो 3 फैराडे लगते.
1 मोल क्रोमियम प्लस 6 आयंस की रिडक्शन कराते तो 3 फैराडे लगते, बट हमारे पास ये कितने मोल क्रोमियम प्लस 6 हैं? 2 मोल हैं। क्यों 2 मोल है? क्योंकि 1 मोल इससे 2 मोल क्रोमियम प्लस 6 निकलते हैं, तो आंसर आएगा 6 फैराडे। गॉट माई पॉइंट और नॉट? हाँ एक बार देखो इसको कैसे समझ सकते हो? अच्छा, ये मान लो ये है, इसको ब्रेक करना आता है तुमको? यस मैम ये आता है। ये मैं 1 लूं तो ये 2 बनते हैं ना बेटा। मान लो ये मैं 1 मोल ले लूं तो आयन कितने बनेंगे? 2 मोल क्लोराइड आयन। सिमिलरली ये डाइक्रोमेट में क्रोमियम 2 है ना, समझ रहे हो? +6 तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, तो ये मैं 1 मोल लूं तो मेरे पास ये 2 मोल बनेंगे। अब वो बोलता है इनको +3 में बदलना है भाई। 2 मोल को बदलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 1 मोल से आई भाई 2 मोल रहे हैं, तो 1 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे। लगी गल समझे? यस मैम। बस यही आंसर है, 6 फैराडे। प्लीज ट्राई टू रिप्रोड्यूस द आंसर इन कूलम। इफ इट इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन कूलम तो कूलम में करना है, अदरवाइज लिखा होगा कि फैराडे में रहने दो। देखो मैंने एक बार करा दिए हैं, बट तुमको दोबारा करने पड़ेंगे, ठीक है? तो एक फटाफट एक चीज लास्ट और करा देती हूँ, फैराडे का सेकंड लॉ। दैट्स वेरी इजी। मेन फर्स्ट ही होता है। अच्छा, तुमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन तो पढ़ रखा होगा ना फिजिक्स में? यस मैम। अच्छा, जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या सेम होता है? चार्ज। हाँ, चार्ज से चार्ज सेम होता है। मान लो मैंने 2 सेल ले लिए, ठीक है? 2 सेल ले लिए, 2 या 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये कैथोड है, ये एनोड है, ये इसका कैथोड है और दूसरे वाला एनोड है, तो ये वाला एनोड है, ये कैथोड है। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है चार्ज सेम पास होता है, ठीक है? मान लो इसमें मैंने कॉपर सल्फेट लिया और इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया, जस्ट सपोज। अब मुझे इतना बताओ कि इसमें कौन से आयंस होंगे, कॉपर का और सल्फेट के? इसमें सिल्वर के और नाइट्रेट के। अब इसमें कैथोड पे यहाँ पे ये दोनों आयन घूम रहे हैं, हमको मालूम है कि कैथोड पे कौन जाता है? केटायन जाते हैं, तो इसमें से कॉपर चले जाएंगे कैथोड पे, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर आयंस जाएंगे अपनी कैथोड पे, वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन खा के सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे कॉपर। एनोड पे भी कुछ कुछ बनेगा, कैथोड पे समझाना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैं वो लेके चल रही हूँ अभी। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इनके इलेक्ट्रोड्स पे इनके मासेस डिपॉजिट होते हैं, दे विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। मतलब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन mass of silver deposited
यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ, इनका जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर ओवर इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर। क्या ये बात समझ पाए? दिस इज अ सेकेंड लॉ। दोबारा जब भी सेल सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनके इलेक्ट्रोड्स पे जो डिपॉजिट होता है, जितना जितना मास, इट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्वलेंट वेट्स। सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे कॉपर ले लिया, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ, जितने इनके मासेस मतलब ग्राम, जितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ अपॉन जितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ, उनकी जो रेशियो आएगी वो वही होगी जो इक्वलेंट वेट कॉपर का अपॉन इक्वलेंट वेट सिल्वर का। इसे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, जशन कर सकते हैं बट अभी आपको ज़रूरत नहीं है, वो वाला कल वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ट्राई करके देखना, मैं बताऊंगी कल आपको, ठीक है? खुद से दिमाग लगाना कि कैसे बनी है ये चीज़, ये कंसेप्ट लगेगा, हिंट है। अब ये देखो, इस लॉ की डेफिनेशन तो पता ही है क्या होगी कि इफ वी कनेक्ट टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलिटिक cells in a series, that is the same charge is passed through them, then mass of the substances deposited upon the respective electrodes will be in the ratio of their equivalent weights. इसके related there is one numerical in the NCERT that you can solve also by using the first law या सेकेंड लॉ यूज करके, वो और ज़्यादा आसान हो रहा है, उसको ट्राई करके आना, ना हुआ तो मैं करा दूंगी। 3.16 है बैक एक्सरसाइज। तो सिर्फ तुमको 2 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी जो मैंने कराए हैं एक बार वो भी करना। इंटेक्स का 3.10 था ना, हाँ, एक बैक एक्सरसाइज का हो जाएगा इतना कम। Yes. Yes, ma'am. And be prepared for the test will include the whole chapter, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इस बार एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है? Negative marking. बिल्कुल होगी, क्यों? आपको प्रिपेयर नहीं कराना नीट के लिए और जेई के लिए? लास्ट टाइम नहीं रखी थी क्योंकि पहला टेस्ट था, इस टाइम रखूंगी। व्हाट विल बी फंडा, 1 करेक्ट क्वेश्चन विल हैव 4 मार्क्स एंड एक गलत होगा तो 1 मार्क डिडक्ट होगा, दिस विल बी परसेंटेज। ओके बेटा, प्रिपेयर वेल, टेक केयर, गुड नाइट।